नमस्कार विद्यार्थियों, हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 में विज्ञान विषय का पहला चैप्टर। नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये 4 नंबर का है। इसमें एक सवाल छोटा 1 नंबर का और एक सवाल बड़ा 3 नंबर का आता है। और सुनने में ये आ रहा है कि जो अभी जो वर्तमान में किताब चल रही है वो इस वर्ष ही चलेगी, इससे आगे इसको रिप्लेस किया जा रहा है एनसीईआरटी से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। एनसीईआरटी की किताब पढ़ने में और समझने में थोड़ा ज़्यादा मेहनती काम है। तो राजस्थान की बोर्ड की किताबें थोड़ी आसान भाषा में हैं और देसी भाषा में है, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है कि हम यहाँ पे भोजन का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है यही हम जानेंगे। ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी अगर कमी हो जाए तो हम बीमार हो सकते हैं, हमें रोग हो सकते हैं और हमारी याददाश्त में कमी हो सकती है। बाकी कई चीज़ें हैं जो आगे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किताब में पहली लाइन दी गई है, पोषण जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार। ये किताब की पहली लाइन है। किताब में यदि हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पहले ये देखने को मिलेगा कि पोषण जीवन का आधार है। तो हमारे सभी के दिमाग में एक सवाल आता है, पोषण क्या है? पोषण क्या है? ये पोषण ऐसी क्या चीज है, क्या है जो जिसे कहा गया है कि ये जीवन का आधार है। दरअसल पोषण एक क्रिया है और सिंपल सी भाषा में समझे तो पोषण वो है कि हम जो भी ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो ये जो सारी क्रिया है यही पोषण है। इसे अब मैं समझा रहा हूँ आगे, तो देखिए आप। पोषण में क्या होता है, हम क्या ग्रहण करते हैं भाई? भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। भोजन का क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं, ठीक है। भोजन को अपन खाते हैं, उसका मुंह में लेते हैं और पेट में जाता है, उसे कहते हैं अंतर ग्रहण। जब भोजन पेट में गया तो उसके बाद जो है पेट में पहुंचता है भोजन, तो उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पाचन स्टार्ट। अंतर्ग्रहण की क्रिया के बाद क्या होगा? उसका पाचन। पाचन होने के बाद हमारे शरीर में फिर क्या, कौन सी घटना होगी? पोषण, ठीक है। पोषण के बाद होगा उसका स्वांगीकरण। क्या होगा भाई? स्वांगीकरण। भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन का पाचन हुआ, भोजन का जो पचा है उसका अवशोषण हुआ और जो अवशोषण होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुए उनका क्या हुआ? स्वांगीकरण। ये सारी क्रिया क्या कहलाती है? पोषण। क्या कहलाती है? पोषण। पोषण 2 प्रकार का होता है, सुपोषण और कुपोषण। अगर हमें सभी पदार्थ जो खाने में पाए जाते हैं, जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, वो उचित मात्रा में मिल रहे हों तो वह होगा सुपोषण, और यदि उनकी कमी हो जाए तो हो जाता है उनका कुपोषण। हमारी किताब में दिया गया है विटामिन का कुपोषण और प्रोटीन का कुपोषण, जो हम आगे समझेंगे। तो
पोषण क्या है? पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचय क्रिया है जिसके अंतर भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण होता है, जिससे इसके बाद स्वांगीकरण के बाद क्या होती है? जिससे क्या हो? वृद्धि और विकास। हमारा क्या हो गई? वृद्धि और विकास। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास दोनों, ठीक है। और ऊर्जा की प्राप्ति, ऊतकों का निर्माण होना, उनका मरम्मत होना, तो ये सब किस में आते हैं भाई? पोषण में। तो इसलिए क्या कहा गया है? पोषण जीवन का आधार है। यानी कि हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पोषण काम कर रहा है। अगर हम बीमार हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो हमें पोषण, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, मिल रहा है खाना लेकिन हमारी बॉडी में या तो कुछ डिफिशियंसी हो गई या फिर जो खाना मिल रहा है उसमें गुणवत्ता ठीक नहीं है उसकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे यही बात है, इसके अलावा चैप्टर में लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता दूं, जो भोजन है उसमें हम भोजन खाते हैं, कितना खाते हैं, 24 घंटे में कितना भोजन ग्रहण किए, उसे कहते हैं आहार। परिभाषा हो गई, भोजन की वह मात्रा जो किसी व्यक्ति द्वारा 24 घंटे में ग्रहण की जाती है, क्या कहलाता है? आहार। क्या कहलाता है? आहार। आहार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आहार? दो प्रकार का। आप जानते होंगे, एक होता है संतुलित आहार, संतुलित भोजन भी कहते हैं इसे। एक होता है असंतुलित आहार। संतुलित भोजन कहना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है, क्योंकि भोजन तो कोई कितना खाएगा, कोई कितना खाएगा, कोई कितना खाएगा, लेकिन अगर आहार संतुलित हो तो ठीक होता है। संतुलित आहार की बात करूंगा मैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति हो, लेकिन उनकी मात्रा उचित हो, सभी चीज उपलब्ध हो। भोजन में क्या होता है कि रोटियां आ गई, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई इससे ज्यादा भी खा लेता है। सब्जी की बात करें तो अलग अलग सब्जियां हैं, तो अलग अलग सब्जियों में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा संतुलित आहार। संतुलित आहार में क्या होगा कि सभी पोषक तत्व, अभी बात करेंगे पोषक तत्वों की, उपस्थित हो और उचित मात्रा में। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। तो ऐसा आहार क्या होगा? संतुलित आहार। अब देखो, ऐसा नहीं है कि संतुलित आहार ग्रहण करने से बीमार नहीं हो सकता आदमी। अगर संतुलित आहार को भी ज्यादा मात्रा में ग्रहण किया जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? मोटापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटापा। और मोटापा से कौन सा रोग हो सकता है? मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन हमें क्या करना है? संतुलित भोजन भी एक उचित मात्रा में ही ग्रहण करना है, संतुलित आहार भी। असंतुलित आहार में क्या होता है कि पोषक तत्व उचित मात्रा में न हो या किसी पोषक तत्व की कमी हो, तो हमेशा
खाना खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ही नहीं हो। कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यदि उसकी उपस्थिति नहीं होगी तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी और हमारे शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और हम कमजोरी महसूस करेंगे। आपने लोगों को देखा होगा कि लोगों को अचानक चक्कर आ जाते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई या उनके शरीर में अब अगर उनको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए तो ऊर्जा की प्राप्ति हो जाए। तो चले बढ़ते आगे की तरफ। संतुलित आहार और असंतुलित आहार। संतुलित आहार की बात करें तो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों। उचित मात्रा में क्या हों? उपस्थित। और असंतुलित आहार में सभी पोषक तत्व मात्रा में उचित मात्रा में उपस्थित नहीं हो या किसी पोषक तत्व की कमी हो। अब बढ़ते हैं पोषक तत्व पर। पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो भोजन में पाए जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो भोजन में पाए जाते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। जैसे क्या है, प्रोटीन है, उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और तो ये संख्या में 6 हैं। पहला है, संख्या में कितने हैं? 6 मुख्य रूप से। ठीक है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छठा है जल। छठा क्या है भाई? जल। अगर इनके कामों कार्य की बात करें तो प्रोटीन हमें देता है ऊर्जा, वसा भी देती है हमें ऊर्जा। मुख्य कामों की बात करूँ भाई मैं, प्रोटीन हमारे शरीर की क्या करता है? वृद्धि और विकास। ठीक है, और शारीरिक क्रियाओं का नियमन भी करता है। विटामिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये भी वृद्धि और विकास करता है, हमें कई रोगों से बचाता है। ठीक है, खनिज है, खनिज में वृद्धि में काम आता है। मुख्य कार्य हैं भी इनके, और इनके कई काम हैं ऐसे तो। जल, इसका मुख्य कार्य है शरीर में होने वाली विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना। ठीक है भाई, तो अब हमारे कोर्स में दिए गए हैं ये केवल 2। खनिज लवण भी दिया है और कुछ थोड़ी बात जल की भी दी है। उसके साथ हमारे संज्ञान नहीं दी गई, कार्बोहाइड्रेट वसा नहीं दी गई है। तो ये 4 हमें पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे किताब में दिया गया है विटामिन का कुपोषण। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और हमें क्या अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जिससे विटामिन की कमी नहीं हो। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, क्रम संख्या हो गई यहाँ पर। इसके बाद विटामिन का नाम हो गया,
कमी से होने वाला रोग हो गया। रोग के लक्षण हो गए और लास्ट हो गया स्रोत। तो सबसे पहले है नंबर 1 पे विटामिन ए, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है भाई। इसकी कमी यदि हो जाए शरीर में तो हो जाता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी में मैं लक्षण नहीं लिख पाऊंगा भाई, जगह नहीं है। तो रतौंधी में क्या होता है? रतौंधी में रात को दिखाई नहीं देना, रात को दिखाई न देना, पहला लक्षण इसका। दूसरा है प्रकाश में दिखाई नहीं देना। अब आप सोचेंगे प्रकाश में क्यों नहीं दिखेगा इनको? प्रकाश में अधिक प्रकाश हो तो इनको नहीं दिखता है। अगर इनकी आंख को सूट करने वाला प्रकाश हो तो इनको दिखाई देगा। प्रकाश में न दिखाई देगा, ठीक है। अब क्या खाएं कि विटामिन की ए की कमी न हो? तो हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले है दूध पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? दूध। भोजन में गाजर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। हरी सब्जियां खानी चाहिए और जो मांसाहारी हैं वो उनके लिए ये कर्तव्य अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन। 1 नंबर पे विटामिन ए, रेटिनॉल नाम है इसका। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग के लक्षण है रात को दिखाई नहीं देना, प्रकाश में न दिखाई देना, ठीक है। विटामिन ए के स्रोत हो गया दूध, गाजर, हरी सब्जी, ये करते, ठीक है। इसके अलावा और भी स्रोत हैं जो मैं एक दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 नाम है थायमिन। क्या नाम है भाई? थायमिन। अगर B1 की कमी हो जाए तो रोग हो जाता है बेरी। कौन सा रोग हो जाता है भाई? बेरी। बेरी रोग क्या लक्षण है? पहला लक्षण है हृदय की धड़कन का कम हो जाना, यानी कि हमारी जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है। हृदय की धड़कन कम हो जाना, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। दूसरा है मांसपेशियां और तंत्र का तंत्र भी कमजोर हो जाता है। मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का कमजोर होना, ठीक है।
विटामिन B1 नाम है थायमिन, कमी से होने वाला रोग है बेरी। रोग के लक्षण है हृदय की धड़कन का कम हो जाना, दूसरा है पेशियों और तंत्रिकाओं का कमजोर हो जाना। अब क्या लें जिससे ये रोग दूर हो जाए? तो यदि सभी लोग खा सकते हैं नट में बीज वाले भोज्य पदार्थ, भोज्य चीजें हैं, तो जैसे बादाम खाते हैं लोग बाग, ये तो सब सामान्य लोग बाग खाते हैं, मूंगफली, ठीक है भाई, आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। कोई लोग बाग काजू खाते हैं, कई अखरोट खाते हैं, ये नट किस लिए नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बाग यकृत खा सकते हैं, मांस भी ग्रहण कर सकते हैं, उससे भी विटामिन B1 की कमी नहीं होगी और विटामिन B हमें मिल जाएगा। और कौन सा रोग नहीं होगा? बेरी रोग में क्या होता है? हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियों और तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाता है। तंत्रिका कमजोर हो जाएंगे तो तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाएगा। स्रोत हैं विटामिन B1 के नट, जो कि बादाम, मूंगफली, काजू, अखरोट और मसाले हैं, तो यकृत और मांस भी ग्रहण कर सकते हैं। चलिए विटामिन B2 की बात करें। विटामिन B2 नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, होने वाला रोग है राइबोफ्लाविनोसिस। ये दोनों साथ में हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही में। तो मैंने हाइफन लगा दिया वहाँ पे, तो ये जब आप लिखोगे अपने नोटबुक में तो राइबोफ्लाविन लिखना, राइबोफ्लाविनोसिस, ठीक है भाई। इसके लक्षण है मुंह के किनारे फट जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये बना रहा हूँ मुंह, तो वैसे ही बनाएगा, तो होता है कई लोगों के यहाँ से फट जाते हैं, कट जाते हैं, लोगों के होंठ भी फट जाते हैं, ठीक है। तो मुंह के किनारों का फटना, के किनारों का फटना, ये किस रोग का लक्षण है? किसका? राइबोफ्लाविनोसिस का। रोग बड़े नहीं होंगे इनसे, जैसे इसकी मात्रा कम है तो रोग भी बड़े नहीं होंगे, सूक्ष्म मात्राओं में ग्रहण किए जाते हैं। दूसरा है त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, ठीक है भाई। इसके अलावा याददाश्त का कमजोर हो जाना, ठीक है। अब क्या खाएं विटामिन B2 की कमी दूर हो जाए? तो देखो, दूध पी सकते हैं, हरी सब्जी खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मांसाहारी लोग यकृत और मछली ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके स्रोत। अब देखो, दूध और हरी सब्जी तो, और यकृत उसमें भी आया था, विटामिन ए में भी, तो एक ही विटामिन से दो का काम हो जाएगा, विटामिन ए और विटामिन B2। तो चलते हैं अब विटामिन B3 की तरफ। नाम है नियासिन। नाम क्या है? नियासिन। होने वाला रोग है ब्लैक ग्राम। कौन सा रोग है भाई? ब्लैक ग्राम।
ये आपकी नोटबुक में दे, आपकी जो बुक है उसमें दिए गए हैं ना, वही मैं बता रहा हूँ। B3 नाम है नियासिन, ठीक है। और होने वाला रोग है प्लेग्रा। प्लेग्रा रोग में होता क्या है? प्लेग्रा रोग में क्या होता है, जीभ है हमारी उस पर और त्वचा पर क्या पड़ जाती है, पपड़ियाँ। क्या पड़ जाती है, पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। इसके ठीक है, तो इसके स्रोत क्या है? दूध, चावल, दूध, चावल, मशरूम, और मछली। दूध, चावल, मशरूम और मछली अगर भोजन में शामिल किया जाए ये तीन चीज़ों को, तो विटामिन B3 की कमी नहीं होगी। और कौन सा रोग नहीं होगा? प्लेग्रा। प्लेग्रा में क्या होती है, जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है भाई, अब तो समझ में आया आपके, विटामिन B3 नाम नियासिन, होने वाला रोग प्लेग्रा, जीभ और त्वचा पर पपड़ियों का पड़ना, दूध, चावल, मशरूम और मछली इसके स्रोत हो गए। अब है विटामिन C, खट्टा विटामिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। विटामिन C या खट्टा विटामिन, कई लोगों के नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, खट्टा विटामिन का। विटामिन C नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। कमी हो जाए तो रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है भाई? स्कर्वी। लक्षण है मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, ठीक है। और दूसरा है त्वचा पर चकत्तों का बनना, चकत्तों का बनना, ठीक है। चकत्तों को ददोड़े बोलते हैं गाँव में। तो क्या लें कि जिससे विटामिन C की कमी नहीं हो? तो खट्टे फल, खट्टे फल ग्रहण करनी चाहिए। मिर्च में भी पाया जाता है। आप सोचेंगे मिर्च में कैसे? हाँ, लेकिन विटामिन C पाया जाता है मिर्च में। तो विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, रोग के लक्षण है मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्तों का बनना। स्रोत विटामिन C के खट्टे फल और मिर्च। तो चलो अगला स्टार्ट करते हैं। विटामिन D, विटामिन D, विटामिन D से यदि विटामिन D की कमी हो जाए तो रोग होता है रिकेटस। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन D का नाम है कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, रिकेटस। क्या नाम है भाई?
रिकेटस। लक्षण पैरों की हड्डियों का मुड़ना। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, ऐसा थोड़ा नहीं होता है, मुड़ना है ये। तो क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे घुटने, जब हम दौड़ते हैं भागते हैं तो हमारे घुटने भिड़ने लग जाते हैं, और ये भिड़ना रिकेटस रोग के कारण ही होता है। तो सेना भर्ती, पुलिस भर्ती, इनमें रिकेटस के लिए जांच की जाती है और देखा जाता है कि कहीं किसी युवा के या युवती के घुटने भिड़ते तो नहीं है। तो ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये बहुत कई सालों में होता है। कई सालों की अगर कमी रही हो तो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिकेटस जैसे क्या ग्रहण करें तो देखें, सबसे सस्ता है अभी सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सबसे सस्ती दवाई है इसकी, ठीक है भाई। सूर्य का प्रकाश अगर हम ग्रहण करें तो हमें मिलेगा। दूसरा है डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद, दूध, दही, छाछ, पनीर और कई चीजें हैं जिनसे भी हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। तो मैं ये कहूँगा बच्चों आपको कि आप सुबह सूर्य उगने से पहले उठें और जो उगता हुआ सूर्य है उसका प्रकाश अपने बॉडी पे पड़ने दें। जो ये है सूर्य का प्रकाश, जो सुबह उगते हुए सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें विटामिन डी की बहुत सारी मात्रा होती है। विटामिन डी उसमें नहीं होता। विटामिन डी दरअसल हमारी त्वचा द्वारा बनाया जाता है, लेकिन वो प्रकाश हमारे त्वचा में विटामिन डी बनाने के लिए बहुत ही कामयाब और कारगर है, ठीक है। तो हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और ये रोज कीजिए आप। ऐसा नहीं हो कि भविष्य में आपको सेना भर्ती या पुलिस भर्ती से बाहर आना पड़े इस रिकेटस रोग की वजह से। और खूब डेयरी उत्पाद खाइए, दूध पीजिए, छाछ खाइए, दही खाइए, पनीर खाइए, खूब खाइए। छाछ तो रोज पिए, मैं तो ये कहूँगा आपको रोज छाछ पीजिए, शरीर में भी ताजगी रहेगी, आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। लोग कहते हैं छाछ पीने के बाद नींद आती है, वो दरअसल 1-2 दिन ही आएगी, उसके बाद हट जाता है। तो ये हमारे कोर्स में केवल ये 6 दिए गए हैं। मैं आगे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सबको मिटा के, तो एक बार दोबारा देखिए। रिपीटिशन स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, नाम है, क्या नाम है भाई, रेटिनॉल। होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग रतौंधी, ठीक है। दूसरा है विटामिन B1, नाम है थायमिन। होने वाला रोग, कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है भाई, बेरी। विटामिन B2, नाम है राइबोफ्लाविन। होने वाला रोग राइबोफ्लाविनोसिस, ठीक है। विटामिन B3, नाम है नियासिन। होने वाला रोग पेलेग्रा। विटामिन C, नाम है एस्कॉर्बिकम्बल। होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन D, नाम है विटामिन D का, अभी भी हमने पढ़ा है, नाम क्या है भाई, कैल्सिफेरॉल। और कौन सा रोग होता है, रिकेटस।
तो ये हमारा हो गया विटामिन का कुपोषण। तो विटामिन हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, कम मात्रा में ग्रहण करने से हमें कई रोगों से बचाव हो सकता है हमारा। आगे है प्रोटीन का कुपोषण। प्रोटीन का कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, ठीक है। प्रोटीन हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ ही नाइट्रोजन भी पाया जाता है इसमें। अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो दो रोग होते हैं, पहला है क्वासी-ओरकोर और दूसरा है मैरेस्मस। क्वासी-ओरकोर रोग, क्वासी-ओरकोर रोग में क्या होगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बच्चा कमजोर हो जाएगा। बच्चे का पेट फूल जाएगा। आपने देखे होंगे बच्चों का पेट निकल जाता है, छोटे बच्चों का, तो वो कौन सा रोग होता है, क्वासी-ओरकोर। दो रोग हैं हमारी किताब में, क्वासी-ओरकोर, दूसरा है मैरेस्मस। मैरेस्मस को सूखा रोग भी कहते हैं। क्वासी-ओरकोर के लक्षण क्या है, कमजोर हो जाना, ठीक है, पहला बच्चों में होगा। दूसरा है पेट का निकलना, ये दिए गए हैं हमारी किताब में। त्वचा कैसी हो जाती है, पीली और क्रांतिहीन। बच्चा क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा। कैसे हो जाता है भाई, चिड़चिड़ा। इन दोनों रोगों में लक्षण समान है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ये तो हो गई क्वासी-ओरकोर की बात। अब बात करते हैं मैरेस्मस की। वही है, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें सूख जाता है बच्चा, तो इसलिए इसे कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं भाई, सूखा रोग। बच्चे की पसलियां दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है, क्रांतिहीन हो जाता है और अच्छा नहीं लगता, बच्चा सुंदर दिखाई नहीं देता। तो ये है प्रोटीन का कुपोषण। प्रोटीन के कुपोषण में दो रोग हैं, क्वासी-ओरकोर और दूसरा है मैरेस्मस। अभी मैं इनके डिटेल और जाऊँ, अभी बात करूँ तो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्वासी-ओरकोर में दूसरा है, और लक्षणों की बात करें तो वृद्धि रुक जाती है बच्चे की, बच्चे की सूजन आ जाता है, मांसपेशियों का ह्रास होने लगता है, यानी कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, खून की कमी हो जाती है, यकृत बढ़ जाता है। गांव में कहते हैं इसकी तो तिल्ली बढ़ गई, इसका लीवर बढ़ गया, तो यकृत बढ़ जाता है उसमें। आगे है, बालों का रंग बदल जाता है, बच्चे में डायरिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, डायरिया हो जाता है बच्चे के, और बच्चे को भूख नहीं लगती, ठीक है। आगे है मैरेस्मस। मैरेस्मस में क्या होता है, लंबाई में कमी हो जाती है। कमी लंबाई में नहीं होगी, लंबाई में बच्चा उतना ही बड़ा रहेगा जितना बड़ा वो था। होता क्या है कि अब उसकी वृद्धि रुक जाएगी, वो लंबा, उसका कद छोटा रहने लग जाएगा, ठीक है। बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का दिखाई देगा, पेट उसका बाहर आ जाएगा, पेट बाहर आ जाएगा बच्चे का। मैरेस्मस में नहीं, मैरेस्मस में तो बच्चा सूख जाता है, ये मैरेस्मस में नहीं होगा। हाँ होता है भाई, पेट बाहर आता है, मैं यहाँ आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाइए। मैरेस्मस में भी बच्चे का पेट बाहर आता है, लेकिन पसलियाँ जो रिब्स हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये हो गया
प्रोटीन का कुपोषण। अब हमारे किताब में दिया गया है खनिज। क्या दिया गया भाई? खनिज। खनिज लवण। प्रोटीन खनिज लवण है, खनिज लवण का कुपोषण है। ठीक है, हमारी किताब में टॉपिक है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण। खनिज की बात करें तो खनिज कई शारीरिक क्रियाओं का संचालन करने में काम लेता है। हमारी किताब में दिया गया है उदाहरण, लघु तत्व है जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और यदि उसकी कमी हो जाए तो रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक है आयोडीन। आयोडीन के बारे में आप खूब सुनते हैं, टीवी पे ऐड आ रहा है। ठीक है, आयोडीन नमक। तो आयोडीन है, अगर उसकी कमी हो जाए तो हमारे थायराइड ग्रंथि है ये फूल जाती है और हम गलगंट रोग हो जाता है। तो चलिए टेबल से समझते हैं प्रमुख खनिज तत्व, उनके स्रोत और कार्य। ठीक है, प्रमुख खनिज तत्व, स्रोत और कार्य। मैं आपको किताब से ही पढ़ा रहा हूँ भी, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ ज्यादा, तो आप जब भी पढ़ें तो किताब आपके पास होनी चाहिए। तो पहला है हमारे पास सोडियम। क्या है भाई? सोडियम। पहला खनिज है सोडियम। अब सोडियम हमें कहां से मिलेगा? सोडियम के स्रोत। सोडियम के स्रोत। सोडियम के स्रोत हैं ये, देखा आपने खूब सुना होगा, नमक। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। नमक में पाया जाएगा, मछली में पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये दूध में भी पाया जाता है सोडियम। ठीक है, मांस और अंडों में भी पाया जाएगा। मांस और अंडे और आगे है हल्दी। तो स्रोत हो गया नमक, मछली, दूध, मांस और अंडे आदि। अब कार्य देखो, इसके कार्य, सोडियम के कार्य। मांसपेशियों का संकुचन। जो हमारे मसल्स हैं उनमें जो संकुचन होता है, यानी कि जैसे जैसे हम कार्य करते हैं वैसे वैसे वो मूवमेंट करती हैं, तो उसमें कौन काम करेगा भाई? सोडियम। पहला। दूसरा है तंत्रिका आवेश संचरण और विद्युत, शरीर का विद्युत अपघट्य का संतुलन होना। तंत्रिका आवेश, अब तंत्रिका आवेश ये कौन सा आवेश? तंत्रिका आवेग। आवेग होता क्या है कि जैसे हमने किसी गर्म बर्तन को छू लिया तो हमारा हाथ तुरंत वहां से हट जाता है। तो हमें इस बात का कैसा पता चला कि हमारा हाथ गर्म पे लग गया? तो उसमें कौन काम आता है भाई? सोडियम। और ये कौन सी है? तंत्रिका आवेश, आवेग, सॉरी, तंत्रिका आवेग। दूसरा है भोजन। सोडियम है जो हमारे शरीर का क्या बनाए रखता है? विद्युत अपघट्य। यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, प्रोटॉन पाए जाएंगे, लेकिन फिर भी हम न्यूट्रल हैं, हमें करंट थोड़ी ना पैदा होता है। तो
शरीर का विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। संतुलन का संतुलन बनाए रखना। ठीक है भैया, आगे देखो। तो ये हो गया हमारा पहला खनिज तत्व है सोडियम। स्रोत हो गया नमक, मछली, दूध, मांस और अंडे। कार्य है पेशियों का संतुलन, संकुचन में काम करेगा, देखिए आवेग में काम करेगा, शरीर का विद्युत अपघटन बनाए रखेगा, संतुलित। ठीक है, अगला है देखेंगे अगला है पोटेशियम। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जो भी हम कुछ खाते हैं सब में ये पाया जाता है। ठीक है, और मैंने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा अगर हम केला खाएं तो केले में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट बता दें। तो स्रोत हो गए सभी खाद्य पदार्थ। स्रोत क्या हो गए? सभी खाद्य पदार्थ। ठीक है, कार्य पहले दो कार्य इसके तो सोडियम की सेम है। पहला क्या था भी? मांसपेशियों का संकुचन। दूसरा था तंत्रिका आवेग का संचरण। और तीसरा भी सेम है, शरीर का विद्युत अपघट्य का संतुलन। चौथा है जो कि मैं बताता हूं आपको, कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। कोशिकीय क्रियाओं का संचालन कौन सी कोशिकीय क्रियाएं हैं? जैसे क्या होता है हमारे शरीर में, क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है, तो वो भी क्रिया के तहत ही हो रहा है वो काम। तो पोटेशियम उसमें भी भाग लेगा, कोशिकीय क्रियाओं के संचालन। इससे आगे है कैल्शियम। इससे आगे क्या है भाई? कैल्शियम। कैल्शियम स्रोत, इसके स्रोत हैं दूध, अंडे और हरी सब्जी। दूध, अंडे और हरी सब्जी। ठीक है भाई, काम क्या करेगा ये? यह विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। तो हड्डियों और दांतों की मजबूती। ठीक है भाई, हड्डी और दांतों की मजबूती किसके साथ? विटामिन डी के साथ। विटामिन डी के साथ। तो आगे चलते हैं, अगला है फास्फोरस। आगे क्या है? फास्फोरस। तो फास्फोरस सेम ही काम करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन वो
किसके साथ काम करेगा? किसके साथ काम करेगा? कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी और दांतों की मजबूती प्रदान करता है। किस किस में पाया जाएगा? दूध में तो पाया ही जाएगा, हरी सब्जी में भी पाया जाएगा, ठीक है। यकृत में पाया जाएगा, रागी आती है उसमें भी पाया जाता है, खाने के काम आती है रागी, उसमें भी पाया जाएगा। बाजरा है, बाजरे में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो हो गया फास्फोरस। इसके बाद बचता है लोहा, आयरन, लोह तत्व, ठीक है। अगला खनिज है आयरन, लोह तत्व, ठीक है। स्रोत क्या है? यकृत, वकृत, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा। तो देखो मैं तो पहला है दही, दूसरा है बाजरा, ठीक है, तीसरा है रागी, चौथा है गुड़, पांचवा है हरी सब्जी, ठीक है भाई। अब इसके कार्यों की बात कर लेते हैं। काम क्या करता है? ये रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन ही है भाई, ठीक है। और पहला कार्य है ये, तो दूसरा है उत्तक। उत्तक में ऑक्सीकरण, उत्तकों में ऑक्सीकरण, इसका कार्य है उत्तकों ऑक्सीजन प्रदान करता है। आयरन हो तो स्रोत दही, बाजरा, रागी, गुड़ और हरी सब्जियां, ठीक है। इसके अलावा यकृत, वकृत में भी पाया जाता है, ठीक है, मनुष्य में भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बचा है आयोडीन। आयोडीन का पहला स्रोत है नमक। नमक, मछली, समुद्री भोजन, समुद्री भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियां, इनकी हरी सब्जी, और इसके अलावा जामुन में भी पाया जाता है, और काला नमक, जामुन और काला नमक। इसके कार्य क्या है भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण। कार्य क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना। तो ये आ गया हमारा पहला टॉपिक, पूरा हो गया। भोजन में जो भी थे वो सब खत्म हो गए। अब इससे अगला टॉपिक है मानव स्वास्थ्य। तो उसके लिए एक और वीडियो अपलोड होगी, तो
आप सभी का धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो को भी अपना खूब प्यार दें। ठीक है, तो हमने पढ़ा पोषण, विटामिन का कुपोषण, प्रोटीन का कुपोषण और खनिज का कुपोषण। अभी हमने ये पढ़े हैं अभी, तो खनिज पढ़े हैं, तो खनिजों से अगर खनिज से आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा तो थायराइड ग्रंथि सूज जाएगी और गलगंड रोग हो जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।